अस्सलामुअलैकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, 3 बार मौखिर होने वाला फैसला बिला आखिर 190 मिलियन पाउंड केस का सादिर हो गया। एक सवाल हर जी शऊर जहन में हथौड़ों की तरह बजता है कि फैसला सादिर होते ही 11 मिनट के अंदर सोशल मीडिया की जीनत कैसे बना और 2004 में जुडिशियल सर्विसेज के लिए अनफिट करार पाने वाले मोअज़्ज़ज़ जज इस फैसले के लिए कैसे फिट हो गए। फैसले में बेजाब्तगियों और तजादात का इकरारनामा भी है। क्या यही इकरारनामा हाई कोर्ट में सजा के इनकारनामा हो सकता है या नहीं? तहरीक इंसाफ ने फिर से ऑपोजिशन जमातों को साथ मिला दिया है। क्या एक बार फिर सड़कों पर आकर हुकूमत को परेशान करेंगे या कोई सियासी हल निकलने की कभी इम्कानात है? इन तमाम सवालात पर जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वसीम मलिक, जावेद हुसैन, सलमान अनीस और उमर दराज कोनल। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। जावेद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुतअद्दिद बार मौखिर होने वाला फैसला बिला आखिर आज सुना दिया गया, मगर जिस मोहतरम जज ने फैसला सादिर किया उस जज को तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल सर्विसेज के लिए अनफिट करार दिया था। क्या समझते हैं आप, हाई कोर्ट में मोअज़्ज़ज़ जज साहब के कंडक्ट और जजमेंट पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? जावेद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, उमर का पॉइंट जानूंगी। उमर, क्या समझते हैं, आज फैसला आ गया, पहले तो बताइएगा कि फैसले को कैसे देखते हैं। दूसरा, फिर जो जज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो उन्हें 2004 में ही अनफिट करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि फैसला आना उसमें कुछ गैर मामूली नहीं है। इमरान खान हो या तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, उनको सजाएं सुनाना आजकल एक न्यू नॉर्मल है। और मेरे ख्याल से हाँ, इमरान खान बरी हो जाते, उषा बीबी बरी हो जाती, तो हम ये समझते हैं कि आज कोई गैर मामूली खबर है या ब्रेकिंग न्यूज है। चूंकि ये सबको ही पता था। और देखिए ना, 3 बार फैसला मौखिर हुआ या मुलतवी हुआ, क्यों हुआ? फिर ये जो फैसला आज सुनाया गया है, यही फैसला तमाम जो लोग हैं, जो हम सबको पता है कहां से वो मुंसलिक है, कहां से उनकी लाइन आती है, वो ये दावा कर रहे थे। अगर ये कहा जाए कि सहाफियों के जराए होते हैं, तो खबर के लिए तो जराए होते हैं, लेकिन फैसले के हवाले से जराए नहीं होते। ऑब्जर्वेशन तो हो सकती है कि इसमें इम्कान ये है। तो एक तो ये सबको पता था। और उसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी उसमें बताया जा रहा था कि सजा होगी। एक बात। दूसरी बात, जो उसमें आपने जज साहब से मुतालिक कहा, ये बात दुरुस्त है कि 2004 का जो केस है, जिसमें उन्होंने चूंकि बगैर पेशी के रिमांड दे दिया था, उसके बाद उनका मामला लाहौर हाई कोर्ट में भेजा गया था और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनको दोबारा जज लगा दिया था। लेकिन चूंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकेंगे, कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां पे एक नजर सानी की दरखास्त दायर की थी और नजर सानी की दरखास्त उनकी खारिज हो गई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है। लेकिन वो जुडिशियल सर्विस में तो काम करते आ रहे हैं। अब इसके ऊपर तो तहरीक इंसाफ नहीं कह सकती ना जी कि वो जुडिशियल सर्विस में फिट नहीं थे, तो इसलिए हम हाई कोर्ट पे जाएंगे। एट द एंड तो ये होगा कि किन बुनियादों के ऊपर वो चैलेंज करेंगे। इस बार इमरान खान को शॉर्ट सेंटेंस नहीं है, यानी 3 साल नहीं है कि वो जाएंगे और अदालत फौरी तौर पे उसको उड़ा देगी और उनको जमानत मिल जाएगी। नहीं, इस बार चूंकि 14 साल की है और इस केस में जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो उनको सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ के लिए इसमें क्या ऐसी बात हो सकती है जो वो कहें कि बिल्कुल ठीक है? देखिए, हम लॉ की जूरिस्प्रूडेंस में ये पढ़ते हैं कि एक्यूज जो होता है वो लॉ का हमेशा फेवरेट चाइल्ड होता है। और इसका मतलब होता है जहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट हो जाए, प्रोसिक्यूशन के केस में कहीं पे भी बेनिफिट हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको एक्यूज को फायदा देंगे। लेकिन आज मैं उस फैसले को देख रहा था, उसमें जज साहब ने ये लिखा है कि कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद है, डिस्क्रिपेंसीज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। अगर ये तमाम चीजें मौजूद होने के बावजूद वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही है, तो फिर जाहिर है कि कोर्ट जो है वो सवाल उठाएगी। उससे हट के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप कहते हैं कि जी काबीना के फैसले की बुनियाद पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ, तो भाई बुशरा बीबी तो काबीना का हिस्सा नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, जिस मौजूद शख्सियत से इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने कोई रिश्वत ली है, सियासी रिश्वत है, जो भी है, वो कहां पे है, उनका नाम क्यों नहीं है? बड़ा दिलचस्प पॉइंट उमर आपने उठाया कि बेनिफिट ऑफ डाउट्स के बावजूद जो है 14 साल की कैद एक मैक्सिमम सजा है। इसी पर जावेद हुसैन साहब, आपसे ये पॉइंट लेना चाहूंगी। फैसला तो आ ही गया, मगर एक बात ये समझाएं कि फैसला सादिर होने के 11 मिनट बाद वकला और सहाफियों से पहले ही सोशल मीडिया पर यह कैसे वायरल हुआ? क्या यह अदालती निजाम के ऊपर सवालिया निशान नहीं है? क्योंकि अडयाला जेल के अंदर किसी भी सहाफी को मोबाइल ले जाने की जो इजाजत नहीं होती, ना ही अंदर मोबाइल सिग्नल होते हैं। और साथ ही उमर का पॉइंट भी ऐड कीजिएगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट मौजूद था, तो फिर इतनी मैक्सिमम सजा क्यों? देखिए, इसमें जो आप बात कर रही हैं कि 11 मिनट में, ये तो फैसला जो है वो बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पे पहले से ही 2-3 रोज से ही जो है वो फ्लोट कर रहा था और एक्यूरेट जो है उसी तरह से फैसला आया जिस तरह से सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था।
तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये फैसला जो है वो पहले से डिस्क्लोज़ हो चुका था और जो अभी कुछ ज़राए बता रहे हैं कि इस हवाले से जो बानी पीटीआई हैं उनको भी जेल में इस हवाले से इंटीमेट कर दिया गया था कि आपको 14 साल कैद और जो बीबी हैं उनको 7 साल की कैद जो है वो सुनाई जाएगी। तो इस हवाले से जो पीटीआई के रहनुमा थे उनको भी ये सारी चीज़ों का पता था पहले से और ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं की जानिब से ये की जाती रहीं कि जो सज़ा है वो इस किस्म की होगी और कुछ दीगर जो ज़राए थे जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों में भी थे, तो उसमें भी ये चीज़ें पहले से चल रही थी कि ये सज़ा इतनी ही होगी और फिर आज हमने देखा कि वो सज़ा उतनी ही हुई जितनी बताई जा रही थी। और दूसरी जानिब बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, जो उमर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि इसमें अगर बहुत सारे लकूनाज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके बावजूद इतनी सज़ा दी गई है, तो इसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ मुहर्रिकात तो होंगे। अब उन बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो हैं उसको लेकर के पीटीआई इससे क्या फ़ायदा ले सकती है और हाई कोर्ट्स में जाकर इस पर क्या फ़ायदा इस पर मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह से जो उनके रहनुमा हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि अब हाई कोर्ट्स में जाके ये मामला जो है वो कहीं न कहीं ये सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें जिस हद तक जो है वो सज़ा दी गई है, उसमें दिखाई दे रहा है कि ये मामला मज़ीद तवालत का शिकार होगा और उसमें बहुत सारी अभी मराहिल हैं जिसे तय करना बाकी है और आने वाले वक़्त में भी ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो सूरत-ए-हाल है, वो इतनी आसान नहीं होगी कि इनके इस केस से या जो दीगर जो केसेस जिनकी अभी मज़ीद जो है उसमें कन्विक्शन होने का बताया जा रहा है, उस हवाले से जो है वो बानी पीटीआई को या उनकी जो अहलियाँ हैं उनको इसमें रिलीफ मिलेगा। अनटिल अनलेस के जो मामलात हैं वो हुकूमत के साथ मामलात कहीं न कहीं तय पाते हैं, तो प्रोसिक्यूशन या उसमें जो हुकूमत ने जहाँ-जहाँ पर स्टैंड लेना है, वहाँ पर कोई आसानी पैदा हो और फिर ये मामला जो है वो एक्सपेडाइट होके और जल्दी हल हो जाए, तब तक जो है वो ऐसा कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता कि बानी पीटीआई के लिए कुछ राहें जो हैं वो आसान दिखाई दे रही हों। अच्छा, बशारत राजा ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बशारत की जानिब बढ़ेंगे। बशारत, एक मशकूक ट्विटर अकाउंट जो माजी में ऑडियो भी लीक करता रहा, आज भी पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों और वकला से पहले फैसला सुनाने के 11 मिनट बाद फैसले की कॉपी उन्हें मिल गई। क्या समझते हैं, हमारे अदलिया और दीगर मामलात के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस मशकूक अकाउंट की तरफ आपका इशारा है, ये माजी में भी ऐसा करता रहा है कि जब केसेस को इस तरह के हुए या जब इमरान खान को सजा के हवाले से बात होती रही या फिर 26वीं आईनी तरामीम को उठाकर देख रहे, जब 26वीं आईनी तरामीम अभी तक पेश नहीं हुई थी तो उसके पास मसौदा आ गया, फिर उसने कहा जी कि फलां तारीख को ये पेश होगी। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई, ये काफ़ी अरसे से ये मशकूक जो ट्विटर अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो लोग कह रहे हैं कि फेक अकाउंट का जो जिसके खिलाफ वो कह रही है, हमारी कौमी सलामती के अदारे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होगा, हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन ये अकाउंट जो है वो बहुत लंबे अरसे से इस तरह का ये सारे मामलात कर रहा है। जब कोई इमरान खान के खिलाफ केस का फैसला आता, ये पहले से इस केस पर ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं कि जी कल इस केस का ये फैसला आएगा, अगले दिन ये फैसला आएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारा अदलिया, आपने अदलिया की बात की, अदलिया क्या इस पर एक्शन लेगी, अदलिया क्या करेगी? अदलिया को तो 26वीं आईनी तरामीम के बाद बाजीचा अतफाल बढ़ा दिया गया। वो तो मेरे ख्याल में कोई इस पोजीशन में नहीं कि इस पर वो कोई एक्शन ले। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी, वो एक मीटर रीडर की जमानत मनसूख करके फैसला देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार पार्किंग एरिया है वहाँ के विजिट करके एलामिया जारी करते हैं। वो नीलम से लेकर कश्मीर कराची तक और बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक दूर अफ्तादा गाँव में जाते हैं, वहाँ शहरों में जाते हैं, तहसीलों में जाते हैं, जाकर वो एलामिया जारी करते हैं जी का फलां बार कौंसिल से जाकर मैंने ये खिताब किया और फौरी और सस्ता इंसाफ फराहमी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि साइलिन को IT के अंदर जो है मुफ्त उनको एक एप्लीकेशन मिल गई है, वो अपना केस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अदलिया की बात कर रही हैं,
किस अदलिया की बात कर रही है कि वो इस तो पर बशारत आपको क्या तो लगता है वोटों फिर ले? इस अकाउंट के पीछे कौन है, क्योंकि 148 सफात पर मुश्तमिल फैसला आता है और 11 मिनट में इतनी फुर्ती से उसको स्कैन करके कॉपी मैं लगा जो दी जाती है, बात ये बड़ा कहूँ ना सवालिया कि इस निशान अकाउंट है। के पीछे ईमान, मैं अगर मैं कहूँ कि इस अकाउंट के पीछे कौन है तो हमारा चैनल इसको नहीं चला सकेगा। इसलिए मैंने शाहरुख करायू में बात बता दी आपको कि जो कौमी सलामती के अदारे हैं ना, ये उन्हीं के अंदर से किसी कोई एक अकाउंट चला रहा है। अब मैं उसका नाम भी ले लूं तो हमारा अदारा ये मुतम्मल नहीं कर सकता कि वो इसको चलाए। अच्छा लेकिन बशारत, इससे पहले एक पॉइंट मैं जरूर उस पर लेना चाहूंगी आपका कि जो 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इस जज के हवाले से जिनमें उन्हें अनफिट करार दिया गया था, उस हवाले से आपका पॉइंट जानना चाहूंगी। बिल्कुल, ये देखिए, मैं जब आज इस नासिर जावेद राणा साहब ने फैसला सुनाया, 2004-5 की ये जजमेंट थी, इन्होंने नासिर जावेद राणा साहब ने ये किया। उस वक्त वहाबुल खैरी, एक अब्दुल वहाबुल खैरी एक बड़े नामवर वकील होते थे पाकिस्तान के, वो सिविल सोसाइटी के केसेस लड़ा करते थे मुफ्त में। तो वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो इन्होंने फैसला सुनाकर उन्हें रिमांड पर दे दिया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उस फैसले के खिलाफ आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट थी कि इन्हें मिसफिट हैं ये मुस्तकबिल में अदलिया के लिए कोई किरदार अदा करने के वाले से। लेकिन अजाबाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, जिनका तल्लक बदकिस्मती से एक सियासी खानदान से खानवादे से है, जेलम के एक सियासी खानवादा उनसे है, उन्होंने इनको बहाल किया था। फिर आगे पीछे दूर दराज इलाकों में इन्हें कभी मंडी बाउल दिन, कभी दूर दराज पंजाब के इलाकों में इन्हें भेजा करते थे ताकि इनकी नौकरी बची रहे। तो आज जो अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जिसको कहा जाता है कि ये मिसफिट है, वो फैसले देता है 14 साल सजा दी गई इमरान खान को। एक ऐसे केस में इमरान खान को जिसके, अच्छा वो जज साहब ये लिखते हैं, राणा साहब ये लिखते हैं अपने फैसले में कि 5 जो आम तरीन जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सरे से गायब हैं, वो मिलते ही नहीं है। उन्होंने ये लिखा कि नैब ने बरतानिया को MLA लिखे और वहां से अभी कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा, फिर जब अलकादर ट्रस्ट केस में जो अलकादर ट्रस्ट का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जिसे CFO कहते हैं, जब वो गवाह के तौर पर ये बयान देता है नैब को कि इसमें अलकादर में इमरान खान साहब ने एक देने का भी फायदा नहीं उठाया, ना बुशरा बेगम ने, ना दिग्गज ने। बशारत, इस पर डिटेल में बात करेंगे प्रोग्राम के आगे जाकर। सलमान साहब से उनका पॉइंट लेते हैं। सलमान साहब, पहले तो इस फैसले को कैसे देखते हैं, और इस फैसले में टोटल 8 लोग नामजद हैं, क्या बाकी 6 लोगों को भी सजा मिलेगी जिनमें मलिक रियाज का नाम भी शामिल है? जी, जब वापस पाकिस्तान आएंगे अब अपने आप को पहले इस केस के अंदर से क्लियर करवाएंगे, इतनी बात तो फॉर श्योर है, क्योंकि देखें दे आर एब्सकॉन्डर्स इन दिस केसेस। इसमें मलिक रियाज हुसैन साहब का नाम है, शहजाद अकबर साहब का नाम है, गालिबन फरा गोगी हैं, एहसन गुज्जर हैं, तो जुल्फी बुखारी साहब हैं, ऑफ ऑल द पीपल। तो अब ये लोग इस वक्त तो इनमें से कोई भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ये जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे इनको पहले अपनी इस कोर्ट का जो ये फ़ैसला है जिसके अंदर ये भी एब्सकॉन्डर्स हैं उसको फेस करना पड़ेगा और उसके बाद मामला आगे जाएंगे। ये तो रही आपके सवाल की पहली बात। दूसरी चीज़ जो आप कह रही थी कि इस फैसले को आज कैसे देखते हैं, बात यह है कि वो जो कल बात हो रही थी कि साड़ी गल हो गई है, ये आज उसका जवाब आया है मुबारक को। जो निगोसिएशन चल रही थी बैक डोर और जो फ्रंट डोर के ऊपर भी निगोसिएशन चल रही थी हुकूमत के साथ, ये उसका भी जवाब है। देखें PTI जो है ना, इट्स अ पार्टी ऑफ क्लोसल मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स एवरी स्टेप ऑफ द वे। ये अपने आप को जो है ना ख्वार भी करते हैं और ख़राब भी करते हैं। अगर मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसको पहले डिनाई कर दिया था बैरिस्टर गौहर ने, इमरान खान साहब ने बड़े मुतमईन होकर कहा कि हाँ हमारी बातचीत हो गई हुई है और मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं, और वो बहुत खुश थे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद उसके ऊपर तरदीदी बयान भी चारों तरफ से आए। तो उन्होंने जो वो बैक डोर डिप्लोमेसी वो कर सकते थे, उसका रास्ता भी अपने लिए शट ऑफ कर दिया। हुकूमत के साथ जो वो मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने ऐसी सुसाइडल किस्म की लिस्ट उनको पकड़ा दी है हुकूमत की जो जमात है कि वो उसके लिए हुकूमत के लिए उनके ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो PTI के पास जो 2 रास्ते थे, बैक डोर एंड फ्रंट डोर, वो तो उन्होंने काफ़ी हद तक अपने लिए बंद कर लिए हैं। और आज का ये जो प्रिडिक्टेड जो वर्डिक्ट, जो जजमेंट आज आई है, वो यही होना था इनके साथ। इसलिए क्योंकि मुंह नहीं ना बंद करते, खामोश नहीं रहते, एवरी स्टेप ऑफ द वे अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मुझे इसमें हज़रत आसिफ अली जरदारी साहब का एक जो बयान है ना, वो हमेशा बड़ा याद आता है कि इनको गिराने की ज़रूरत नहीं है, गिरेंगे ये खुद।
तो वो जितनी पॉपुलैरिटी पीटीआई ने एंजॉय करनी थी एंटी स्टैब्लिशमेंट के नारे के ऊपर, एंटी अमेरिका की स्लोगनरिंग के ऊपर, वो उन्होंने एंजॉय कर ली, या वो वापस उसी गलतियों की ट्रेजेक्टरी के ऊपर हैं। और ये जो अल-कादिर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड का जो आज डिसीजन आया है, हमारे दोस्त उमर दराज तकरीबन तमाम केसेस को ये कहते रहे कि ये बहुत बेहुदा केसेस हैं। ये शायद वो वाहिद केस है जिसमें उमर दराज गोंदल ने इसको बेहुदा केस नहीं कहा। उसकी वजह शायद यही है कि जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस ये बता रहे हैं कि इस फैसले के अंदर हैं या प्रोसिक्यूशन के अंदर है। आखिरी चीज़ जो उसके अंदर ये कह रहे हैं कि लकूने हैं, और वो जज ने भी ये कहा है कि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सबसे पहले ये बताएं कि कैबिनेट के अंदर ये बंद एनवेलप के अंदर इसको फिर अप्रूव करवाने की क्या जरूरत थी? उमर साहब कह रहे थे कि बुशरा बीबी जो है वो इसकी बेनिफिशियरी नहीं है, वही तो इसकी बेनिफिशियरी है। अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थी, इसी वजह से उनको सजा हुई है। तो चीजों को ब्लर ना किया करें। कॉन्ट्रडिक्शंस तो फिर और भी बहुत ज्यादा हैं। एनसीए और जो प्रॉपर्टी टाइकून के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ वो भी इस केस से गायब था। उमर आपकी जानिब आना चाहूंगी, क्योंकि उसके ऊपर बात एग्री हो गई थी, उसके ऊपर नॉन डिस्क्लेमर एग्रीमेंट था। उमर जज साहब फैसले में पैराग्राफ पे ये लिखते हैं कि नैब के शवाहिद में बेज़ाब्तगियां और तजादात हैं, लेकिन व्हाइट कॉलर क्राइम में ऐसा होना कुदरती अमर है। क्या कहेंगे, बेज़ाब्तगियां और तजादात का इकरार करते हुए फैसला करना क्या फैसले पर इबाहम पैदा नहीं करेगा? क्या ही अच्छा नहीं होता कि इन तजादात का शफाफ तहकीकात करवाते? एक तो चले आज हमारे सलमान भाई खुश हैं तो हम सब उनकी खुशी में शरीक नहीं, हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इतना कमजोर मुझे ना आप समझें आप उमर साहब। मैं किसी की सजा के ऊपर बिल्कुल नहीं खुश हो सकता, खास तौर पे उसके ऊपर जब उनकी अहले खाना भी उसके अंदर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फंसी हुई हो। तकलीफ दे मामला है कि इमरान खान साहब जैसे जीरक सियासतदान, इतने समझबूझ वाले सियासतदान, 22 साल स्ट्रगल करने वाले सियासतदान इतनी छोटी सी चीज़ के अंदर अपने आप को फंसा बैठे हैं और निकलने का रास्ता कोई नहीं है उनके पास। अच्छा, मैं अर्ज कर देता हूं, चूंकि इसमें होता ही है कि सारे जो सियासतदान है बेचारे यही बेवकूफ़ साबित होते हैं और इन्हीं के ऊपर सब कुछ होता है। हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। मैं जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसमें तजादात हैं, जज साहब ने फैसले में लिखा है, हम नहीं लिख रहे। अगर वो कॉन्ट्रडिक्शंस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदालत उनसे एक बड़ा वैलिड किस्म का सवाल मांगेगी। अगर आपको याद हो, एक साइफर केस बना था, तो जब वो हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट बार बार एक सवाल कर रही थी कि भाई हमें ये बताओ कि जिस साइफर की बुनियाद के ऊपर आपने ये केस बनाया है वो साइफर कहाँ पे है? क्या तफ्तीशी अफसर ने वो साइफर देखा है? क्या कोर्ट में आया है? क्या गवाहों ने देखा है? ये सारे सवाल उतर है। अब कोर्ट पहला सवाल ये उठाएगी कि आप ये बताइए कि एनसीए के दरमियान और उस शख्सियत के दरमियान जिनका ना नाम चल सकता है ना उनका जिक्र है, अगर उन्होंने कोई सियासी रिश्वत दी है, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर ये पैसे पाकिस्तान आए, वो एग्रीमेंट कहाँ पे है? किसी ने देखा है? किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया है? नंबर 1 सवाल तो ये होगा। नंबर 2 सवाल ये है कि ये बताइए कि क्या अगर पैसे आए हैं तो उसमें खान साहब की जेब में पैसे गए हैं? नहीं जी, पैसे जेब में नहीं गए। अच्छा, वो पैसे कहाँ गए जी? सुप्रीम कोर्ट में गए जी। इस बुशरा बीबी की सहेली फराग गोगी और एहसन गुज्जर के पास गए 200 कनाल जो वो नशे हुए ने, फिर ऐड कर लेना। काजी फाइज ईसा का दौर आया और पता चला कि नहीं, वो पैसे हमने सुप्रीम कोर्ट से निकाल के हुकूमत के खजाने में भेजने हैं। मुझे नहीं इल्म भेज दिए गए हैं या अभी नहीं भेजे, वो बिशारत राजा साहब बेहतर है। और एक 22 कैरेट की अंगूठी भी थी जो बुशरा बीबी को भेजी गई। लिस्ट में ऐड करते जाए उमर साहब। तो वो हमने, इसका मतलब हुआ कि जो पैसे थे वो गवर्नमेंट के पास है, एज ऑफ दिस मोमेंट भी गवर्नमेंट के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसमें से कोई किसी, आज भी उन्होंने खान साहब ने ये जुमला बोला कि भाई मेरा टके का फायदा नहीं हुआ, गवर्नमेंट के टके का नुकसान नहीं हुआ। अब मसला ये है कि एक जो उन्होंने ट्रस्ट कायम की है, क्या ट्रस्ट मौजूद है? जी ट्रस्ट मौजूद है। क्या ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी है? बच्चे पढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो भाई हुआ क्या है? अच्छा, एक और बात मान लेते हैं जी, गलत फैसला हुआ जी, किसने किया? पूरी काबीना ने मिलकर फैसला किया। पूरी काबीना ने मिलकर फैसला किया तो सिर्फ खान साहब उसमें सजा याफ्ता क्यों है? पूरी काबीना सजा याफ्ता क्यों नहीं है? अच्छा जी, वो काबीना की बुनियाद के ऊपर है तो बुशरा बीबी का काबीना से क्या ताल्लुक था? वो तो काबीना की मेंबर ही नहीं थी। बुनियादी तौर पे ये उसी तरह का एक सियासी केस है और ये सियासी केस एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में पिछले थोड़े अरसे में होती भी हमें दिखाई दे रही है। अब इससे होगा क्या? इससे कुछ भी होगा नहीं। एट द एंड क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है? क्या उनके वोटर को ये लग रहा है कि कोई जेन्युइन केस है? नहीं, सबको पता है, ये सलमान साहब भी जानते हैं। बहुत खूबसूरती से उमर साहब आपने बहुत खूबसूरती से अपने लीडर को बेल आउट कर लिया है। मेरा ख्याल है पीटीआई को आपको वकील करना चाहिए था, उनसे गलती हो गई। और भाई फराग गोगी और एहसन गुज्जर 200 कनाल जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं,
वो बताएं कि वो जो डायमंड की रिंग आई हुई थी जो आपके जो टाइकून है उन्होंने जो भेजी हुई है वो आपकी लीडर की बेगम की अंगूठी हाथ के ऊपर है, उसके बारे में भी रोशनी डालते जाए ना, ऐसे ही वो जेल चले गए। ये सारी चीजें इस्टेब्लिश्ड हैं। प्लीज आप फैक्ट्स को मैनिपुलेट ना किया करें। अगर जज ने ये लिखा है कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो वो ऊपर कोर्ट के अंदर जाके सस्टेन होंगी या राइट ऑफ हो जाएंगी, लेकिन आप ये जितनी खूबसूरती से सारी चीजों को कारपेट कर देते हैं ना, ये खुदारा ना किया करें। फैक्ट्स डालिए उमर, आप इनको बताएं कि फिर हसन नवाज के पास 9 अरब का फ्लैट कहां से है और बाद में 18 अरब कैसे मिल गए, ये भी आप सारी चीजें ऐड करें। बिल्कुल करें। अब देखें ना जरा, आप देखें अगर ये केस था तो नैब रेफरेंस बनाते। हमें बताया गया था कि फराह साहिबा के ऊपर उनके इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। भाई जाएं, कौन रोक रहा है? मैं सवाल उठा रहा हूं पूरी काबीना को क्यों उसमें नहीं किया गया? काबीना का पूरी का मुश्तरका फैसला है, प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन जो है उसकी काबीना के साथ है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। असल बात ये। और फिर एक और बात है, कहा गया जी 190 मिलियन पाउंड जो पता नहीं कितने अरब रुपया बनता है जी, उसका मसला है। ओ भाई, उसके जुर्माने के तौर पे 15 लाख सजा आपने दी है, ये रिकवरी है आपकी। ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके जब हमें एक इंडिपेंडेंट किस्म की सूरत हाल बनेगी, जैसे सैफर वाला मामला था, आप देखेंगे ये हाई कोर्ट में केस स्टैंड नहीं करेगा। ये सारे के सारे टेक्टिक्स। इस पर किया क्या गया? इस पर किया यह गया है कि सजा नहीं सुनाई गई, शॉर्ट सेंटेंस नहीं सुनाई गई कि फौरी तौर पे वो सस्पेंड ना हो जाए। 14 साल है और आज तो आजम नजीर तारड़ साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि हम ये तवक्को रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब आला अदलिया में आएगी तो अपने नंबर के ऊपर सुनी जाएगी। यानी वो कहते हैं नहीं सजा छोड़े, 5-7 साल के बाद नंबर आए और उसके बाद मामला होगा। तो मेरे ख्याल से जब जजेस, अपराइट जजेस वहां पे होंगे, इंडिपेंडेंट जजेस होंगे। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट उमर आपने उठाया कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला था लेकिन जुर्माना सिर्फ 10 लाख किया गया है। जावेद साहब, इतना बड़ा फैसला ट्रायल कोर्ट ने 15 आज सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 23 नवंबर 2023 को सुना चुके हैं। आज एहतसाब अदालत के जज ने इसको बाकायदा फैसले का हिस्सा भी बना दिया है, जबकि आलिया अदलिया में कभी ऐसा नहीं करती ताकि ट्रायल कोर्ट असर ना ले। और बिल्कुल जो एग्जांपल है ये फर्स्ट टाइम हमने देखा, इस तरह से हुआ, ताकि उसका जो असर है वो ट्रायल को ऊपर ना जाए। लेकिन जो चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, जैसे उमर साहब भी फरमा रहे हैं और दूसरे साथी भी जो फरमा रहे हैं, इसमें केस तो एक लिहाज से बनता था कि वो केस जो है वो जिसमें बेनिफिशरी जो उसमें वज़ीर आज़म या जो कैबिनेट थी उसने अप्रूव भी किया है, तो लेकिन उसको जिस तरीके से चलाया गया और उसमें जो चीजें जिस तरीके से पेश की गई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उस तरह से पेश नहीं की गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है कि इसको हाई कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो वहां पर प्रेजेंट किया जाएगा, इन तमाम तर जो खामियां इसमें रह गई हैं उसका फायदा इनको मिलेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत या फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो कहीं पर कोई ऐसा तैयारी नहीं करके बैठे होंगे। हमने माजी में भी देखा है कि चाहे वो साइफर केस हो या दीगर जो केसेस हो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरफ सोच रही होती है, हुकूमत उससे पहले वहां पर फील्डिंग्स भी लगाती है और उसका एक बंद बांधने के लिए पूरा इंतजाम भी करती है। तो ये केसेस जो है आइंदा वक्त में भी बानी पीटीआई के लिए जो है वो इतनी आसानी नहीं होगी और इसमें मजीद जो है वो चीजें इसमें वक्त भी दरकार होगा और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर वो प्रूफ नहीं कर पाए तो वो हाई कोर्ट में कैसे प्रूफ कर पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला के लिए भी। अच्छा बशारत, इस पर मैं आपका भी पॉइंट लेना चाहूंगी कि अब पीटीआई अपील भी करेगी हाई कोर्ट में, तो फिर इस केस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? प्रोसिक्यूशन इतनी मजबूत शवाहिद पेश कर सकेगी, वहां पर ये प्रूव हो पाएगा? नहीं, देखिए पहली बात यह है कि सलमान अनीस साहब यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो ये फैसला, मैं आपको बताऊं मोहम्मद राज गोंदल साहब ने भी नुक्ता उठाया है और आपने भी ये बात की है। ये फैसला जो आज हुआ है ना, बेसिकली बुनियादी तौर पर काजी फाइज ईसा का लिखा हुआ जो फैसला था और पढ़कर सुनाया राणा साहब ने, जज जो थे। ये जिस तरह उन्होंने लिखा था ना, पीटर से पैसे लूट कर पाल को दे दिए और आज इन्होंने उस जजमेंट का हिस्सा बनाया। ये पहली बार हुआ पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में कि लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का असर लिया। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना असर डाला इस पर और ये फैसला लिया गया। और दूसरी बात आपने कहा कि मुझे ये यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी केस में, जमानत के इसी केस में वो लिख चुकी है, चीफ जस्टिस आमर फारूक लिख चुके हैं, वो ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि ये जो केस है ये नैब का बनता ही नहीं है, ये केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा गया और
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाकर बताया जी कि 12 अरब रुपए इस पर मुनाफा हुआ। अब वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया। एक ऐसा केस बनाया गया जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा पड़ा रहा, हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर 12 अरब रुपए का मुनाफा लिया अक्सर रकम के साथ, और इमरान खान के खिलाफ कहा गया जी कि पहले केस चलाया गया, शुरू किया गया कि इन्होंने माली खुर्द-बुर्द किया, और उसके एंड पर जाकर लिखा उस केस फैसले में कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। बस अजीब व गरीब किस्म की कहानी इसमें डाली गई। जिस वक्त मैं बात कर रहा था कि अलकादर ट्रस्ट के जो CFO ने, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने जब ये बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट इस केस में गवाह की हैसियत से, तो फिर जज साहब ने सोचा कि ये किस तरह होगा, किस तरह हम इसको नैब केस में डालें। हालांकि यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब अमेंडमेंट केस में ये करार दे चुकी है कि कैबिनेट के जो फैसले होते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ये भी कैबिनेट का फैसला था। और फिर NCA और मलिक रियाज के बीच एक वायदा हुआ था, वो पैसा आप मशरिक बैंक की रिपोर्ट उठाकर देख रहे हैं, वो उनकी बेटी, उनकी बहू और उनके बेटे के अकाउंट से ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। ये जो गलत बयानी कर रहे हैं और फेक न्यूज और जाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हुकूमत बरतानिया ने पैसा दिया था, बिल्कुल हुकूमत बरतानिया ने कोई पैसा नहीं दिया था। वो पैसा उनकी बेटी, उनकी बहू के अकाउंट से पैसा आया था, और यही चीजें साबित करेंगी वहां पर जाकर। ये जो इमरान खान साहब की जो टीम है, कानूनी टीम, ये हाई कोर्ट में वहां जाकर साबित करेगी। जिस तरह इसके जमानत के केस में चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने लिखा था कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो जो 5 डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, ये कहा गया था कि इसको आग लग गई, चोरी हो गए। वो आम डॉक्यूमेंट्स थे जो गायब किए गए थे, और फिर कहा गया कि कोई चोरी हो गए। तो ये चीजें वहां जाकर साबित करेंगी, और ये 2-3 बातों से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। यहाँ पर एक साहब है, मैं नहीं जानता तो उनका नाम क्या है, वो कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है। ये साइफर केस वाली कहानी है। साइफर किसे देखा जी यहाँ पर, वो किसी ने अदालत के सामने पेश ही नहीं किया, और ये समझे आप कि ये साइफर 2 है। नहीं, मकसद ये था कि उनको बस 12 सजा देनी थी। और इस केस का फैसला अगर ये ना देते तो ये 9 मई के साथ जुड़ा हुआ था। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसी केस में हुई थी। अगर इमरान खान साहब के इस केस में बरियत हो जाती तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए इतनी मुश्किलात पैदा होती कि जो बयान नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसी वजह से ठीक है बशारत, इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, इसको बात करेंगे इस पर। और